हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकलव्य ऑफिशियल। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पे क्लास 11 12 बीएससी एमएससी फिजिक्स की टॉपिक्स की सुपर इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 12 चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से पहले हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े थे, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जब भी लाइट किसी सरफेस पे इंसिडेंट करती है नॉर्मल के ऊपर, तो जितने एंगल से इंसिडेंट करती है उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर था। लेकिन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होगा कि जब भी लाइट रे अपने इंटरफेस पे इंसिडेंट करेगी, यहाँ पे हम एक नॉर्मल बना देते हैं और ये जो एक स्लैब रखा है, ऊपर वाला मीडियम कुछ और है, नीचे वाला मीडियम कुछ और है, ठीक है। तो इस मीडियम को हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स µ1 मान लेते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स µ2 मान लेते हैं, ठीक है। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है मैं अभी बताता हूं। तो जब भी लाइट रे इंसिडेंट करती है नॉर्मल के ऊपर इस पर्टिकुलर इंटरफेस पे एंगल आई बनाते हुए, तो जब अपना मीडियम चेंज करती है, मान लेते हैं ये एयर मीडियम था और ये क्या है, वाटर है, ठीक है। तो एयर से वाटर में जब भी जाती है वो बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो जैसे ही लाइट रे इंसिडेंट करेगी इस नॉर्मल के ऊपर इस पर्टिकुलर इंटरफेस पे, वो बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, कुछ इस तरीके से। आ रही है बात समझ में? इसी फिनोमिना को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस क्या होता है? देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसिटी को मेजर करता है, कितना नीचे तक, कितना ये बेंड हुआ, कितना नीचे तक, कितने गहराई तक ये जा सकता है, इस चीज को मेजर करने का काम करता है कौन? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू, म्यू से हम इसको डिनोट करते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, या एयर भी आप बोल सकते हैं, अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिसको हम लोग म्यू इज इक्वल टू, आप ऐसे लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम क्या होता है, हमने सी लिखना है अपॉन में वी। भाई स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम क्या होता है? सी होता है, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, है ना। तो म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन में वी। यहां से ये रिलेशन जाने, यहां से क्या पता चलता है इस रिलेशन से? देखिए कि अगर लाइट रे की स्पीड यानी वेलोसिटी ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो वेलोसिटी लाइट रे की कम होगी। यहां से ये बात पता चल रहा है उस मीडियम के अंदर, जिस मीडियम का हम कैलकुलेट करेंगे। बात समझ में आ रही है? ये मीडियम का को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस मीडियम में वो लाइट रे ट्रेवल कर रही होगी। अब वो मीडियम क्या है? मीडियम ये है, जैसे वाटर हो गया। अब यहां से ये देखिए, ये जो एक पर्टिकुलर इंटरफेस, ये जो बना हुआ है ये पार्ट, इसको हम इंटरफेस बोलते हैं। इंटरफेस का मतलब क्या होता है? जो एक मीडियम को दूसरे मीडियम से अलग करता है, भिन्न करता है, उसको हम इंटरफेस बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो फॉर्मूला बना वो क्या बना? स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। तो अलग अलग मीडियम का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस होते हैं। जैसे एयर का 1 होता है, इसको आपको याद रखना है, एयर का 1 होता है, वाटर का 1.33 होता है, ग्लास का 1.5 होता है, डायमंड का 2.4 होता है, और कलर्ड मीडियम का जो होता है ग्रेटर देन 2.4 होता है। तो देखिए, जैसे जैसे हम इधर बढ़ते जा रहे हैं, आगे की तरफ निकलते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस क्या हो रहे हैं? ज्यादा होते चले जा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही ज्यादा वो डेंसर मीडियम होगा, जितना अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा डेंसर मीडियम। आ रही बात समझ में? और जितना ज्यादा डेंसर मीडियम, लाइट रे की वेलोसिटी उतनी ही मिनिमम होती है, उतनी ही कम होती है। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं, ग्लास से डायमंड में, डायमंड से कलर्ड मीडियम में है, तो सबसे ज्यादा इसकी है। तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सबसे अधिक है तो उस मीडियम में उसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी लाइट रे की सबसे कम हो जाएगी। इस रिलेशन से आप समझ सकते हैं इस चीज को। आ रही बात समझ में? तो यहां पे हमने दो चीज सीखी कि वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सॉरी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कोई अगर पूछेगा तो क्या बताएंगे? व्हेन लाइट रे फॉल्स फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? अब
इसमें कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, जैसा कि हमने अभी जस्ट अभी डेफिनेशन बोला, यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी है कि जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे ट्रेवल करती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। दूसरा क्या है, स्नेल्स लॉ है, हाँ, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर। और क्या लॉज में आ जाता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और नॉर्मल एक ही प्लेन पे इंटरफेस पे लाई करते हैं। तो ये सारी चीजें जो मैं अभी हमने बताई, ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। आ रही बात समझ में? तो अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान ये दीजिए कि जो स्नेल्स लॉ हमने बार बार बोल रहा है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, स्नेल्स लॉ को बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। अच्छे से रिप्रेजेंट करने का मतलब ये हुआ, रटना नहीं है ना, उसको समझना है। तो हम कंसिडर करते हैं, जब भी स्नेल्स लॉ को रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू और साइन के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। आ रही बात समझना? तो यहां पे अगर हम कंसिडर कर लें, ये म्यू1 है, इस पार्ट को साइन आई बोल दें और इस पार्ट को साइन आर बोल दें, क्योंकि भाई रिफ्लेक्ट कर रहा है एंगल आर पे, इसको साइन आर बोल देते हैं। तो कभी भी हम लोग लिखते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं। आ रही बात समझ में? तो क्या हो जाएगा यहां पे, इस तरीके से देखिए, हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। सबसे पहले म्यू1 और साइन आई को साथ में लिखेंगे, तो म्यू1 साइन आई, है ना, और उसके बाद इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर, म्यू2 साइन आर। तो हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, म्यू2 अपॉन में म्यू1, है ना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू म्यू2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो यही तो है हमारा क्या, स्नेल्स लॉ। आ रही है बात समझ में? तो अब जैसे लिखा रहता है, जैसे 2 यहां पे नीचे बगल में लिखा हुआ है, तो हम सेकंड फॉर्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, यानी उसके रिलेटिव इंडेक्स की, यानी उसके रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब ये, अगर सिंपल भाषा में मैं बताऊं, तो यहां पे जो सफिक्स में जो मीडियम लिखा रहता है, जैसे फर्स्ट 1 को हम फर्स्ट मीडियम कर रहे हैं और 2 को हम सेकंड मीडियम कर रहे हैं मान लीजिए, तो यहां पे अगर हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब यह हुआ दो मीडियम के बीच में कंपैरिजन, कि कौन सा ज्यादा डेंसर है, कौन सा कम डेंसर है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, दो मीडियम के बीच में जब भी हम कंपैरिजन बनाते हैं या लगाते हैं या बोलते हैं या समझते हैं कि कौन सा ज्यादा डेंसर है, कौन सा कम डेंसर है, किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, किसकी वेलोसिटी कम है, किस मीडियम में कौन सी रे की वेलोसिटी ज्यादा है, किस मीडियम में कौन सी रे की वेलोसिटी कम है। तो जब भी हम कंपैरिजन करते हैं किसके बीच में, दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के बीच में, उस कंडीशन में हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर बात किया जाए तो इसमें किस मीडियम की बात हो रही है, तो जो यहां सफिक्स में लगा रहता है उस मीडियम की बात होती है। तो सफिक्स में क्या लगा है, 2 लगा है विद रिस्पेक्ट टू 1, तो सेकंड मीडियम को मेजर कर रहे हैं। इसको अगर हम देखें तो हम क्या बोलेंगे कि सेकंड मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू 1, इस तरीके से बोलेंगे, सेकंड मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, अगर यही चीज इस तरीके से लिखा रहता, साइन आई अपॉन में साइन आर म्यू1 2, तो यहाँ पे फर्स्ट मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपैरिजन कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू सेकंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम। ठेठ भाषा में कहा जाए तो पहले मीडियम के डेंसिटी को मेजर कर रहे हैं, बात खत्म। इसमें सेकंड मीडियम के डेंसिटी को मेजर कर रहे हैं, एकदम सीधी लाइन में। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? तो ये हमारा क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस तरीके से हमने समझा इस चीज को। देखिए यहां पे एक और चीज आप लोग समझिए कि टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे काम करता है। टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे काम करता है, ये चीज हम देखेंगे। तो जो टेम्परेचर होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रिलेशन होता है, आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर म्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t होगा, या आप और t इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/μ होगा। अच्छा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही हम लोग क्यों लिख रहे हैं, इसलिए कि टेम्परेचर आप जैसे जैसे बढ़ाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने लगता है। जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने लगेगा। अब जैसे वाटर का ही देख लीजिए, जैसे वाटर को आप टेम्परेचर प्रदान कीजिए, टेम्परेचर देते जाइए, तो जितना डेंसर रहा होगा पहले, अब उसके मॉलिक्यूल्स में एक्सपेंशन आ जाएगा, तो वो उतना डेंसर नहीं होगा, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट जाएंगे, है ना।
तो जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है डिक्रीज करने लगती है, घटने लगती है। आ रही बात समझ में? तो ये रिलेशन आप याद रखेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है? फॉर द सेम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस कॉमा द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन 3 मीडिया ए बी सी आर 15, 25 एंड 35 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो 3 मीडिया ले रहा है, ए बी एंड सी ले लेते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि एक मीडियम 15 डिग्री पे बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करता है 25 डिग्री पे और 35 डिग्री पे। कह रहा है इन विच मीडियम वुड द वेलोसिटी ऑफ लाइट बी मिनिमम। तो कह रहा है कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है किस मीडियम में मिनिमम होगा, किस मीडियम में मिनिमम होगा, ए में, बी में या सी में। तो ए हम क्या करते हैं, नॉर्मल पे इंसिडेंट कराते हैं इस तरीके से, एंगल ऑफ इंसिडेंस इस तरीके से, और वो 15 डिग्री पे बेंड हो जाता है। कितने डिग्री पे? 15 डिग्री पे। उसके बाद सेकंड वाला जो मीडिया है वो 25 डिग्री पे बेंड होता है, और जो थर्ड वाला जो मीडिया है वो 35 डिग्री पे बेंड होता है। आ रही बात समझ में? तो अब ये पूछ रहा है कि किस मीडिया में मिनिमम होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो अगर देखा जाए, देखिए इसको हम लोग थ्योरेटिकल भी सॉल्व कर सकते हैं और कैलकुलेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो सीधे आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे कि जिसमें लाइट ज्यादा बेंड हो रही है वो ज्यादा डेंसर होगा, है ना। जिसमें लाइट बहुत ज्यादा बेंड होती चली जा रही है, मैक्सिमम बेंडिंग दिखाई दे रही है, वो ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखेगा और वो बहुत ज्यादा रिफ्रैक्शन सफर करेगा, बेंड ज्यादा होगा वो, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है तो वेलोसिटी उसकी मिनिमम हो जाएगी। कैसे? म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन में बी। तो जिस भी मीडिया का म्यू अगर ज्यादा होगा वेलोसिटी ऑटोमेटिकली मिनिमम हो जाएगी। तो देखिए ये 15 डिग्री पे मतलब बहुत ज्यादा झुक रहा है, ये थोड़ा सा 25 डिग्री पे थोड़ा सा कम झुक रहा है, और ये सबसे कम झुक रहा है 35 डिग्री पे। तो जो सबसे ज्यादा झुक रहा है ना, सबसे ज्यादा बेंड हो रहा है, वो ज्यादा डेंसर होगा। ज्यादा डेंसर होने का मतलब उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है तो वेलोसिटी बहुत कम होगा, सबसे कम होगा, मिनिमम होगा। तो इन तीनों में से जो ए वाला पार्ट है ना, यही इसका आंसर होगा। यानी सबसे मिनिमम वेलोसिटी जो होगी लाइट की इसी मीडिया की होगी, ए की, जो कि 15 डिग्री पे फॉल कर रही है। अब इसी को अगर हम कैलकुलेशन से देखें तो हम जानते हैं साइन आई, म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर होता है। तो एक बात यहां पे समझिए, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं। म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर। तो एक बात बताइए, साइन आई मतलब आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई एंगल तीनों के लिए सेम है ना, अलग अलग तो है नहीं। तीनों का जो मीडियम है वो एयर ही है, तो ये तो चेंज होगा नहीं, ये कांस्टेंट रहेगा। मतलब म्यू1 जो आपका मीडियम होगा, एयर एयर एयर, ये कांस्टेंट है, ये तो चेंज होगा नहीं। तो ये म्यू1 साइन आई क्या हो जा रहा है? कांस्टेंट हो जा रहा है। तो म्यू2 साइन आर जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो म्यू2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? कांस्टेंट अपॉन में साइन आर। मतलब साइन आर की जितनी ज्यादा वैल्यू होगी, है ना, आर की जितनी ज्यादा वैल्यू होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही कम होगा, और जितनी कम वैल्यू होगी, सॉरी, आर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही कम होगा, और जितनी कम होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा होगा। यही है ना। तो आर की वैल्यू देखिए मैक्सिमम कितनी? 35 है। तो अगर यहाँ 35 डिग्री मतलब मैक्सिमम एंगल मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सबसे कम, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सबसे कम, यानी वेलोसिटी सबसे ज्यादा, तो इसकी वेलोसिटी सबसे अधिक है। और वही अगर देखा जाए 15 डिग्री के लिए, तो 15 डिग्री के लिए बहुत कम है, आर की वैल्यू बहुत कम है वैल्यू इसकी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा होगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा होगी तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो आप यहां से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, और थ्योरेटिकली जैसे मैंने बताया वैसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा सभी बच्चों को आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास समझ में आई हो बेटा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स एंड नोट्स, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।